अच्छा चले स्टार्ट हो गई है तो। आज का हमारा टॉपिक है जी। अ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट ऑयल एंड गैस की एक इम्पोर्टेंट कंपनी है एक्सप्लोरेशन। अब थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं, जो स्लाइड्स में नहीं होगा तो उसको बेसिकली समझ लें। जब आप ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं ना, तो ये तीन डिवाइड होती है तीन चीज़ों में, तीन तरह की कंपनीज में। एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है मिड स्ट्रीम, एक होती है डाउन स्ट्रीम। ये तीन कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं इस पूरे सेक्टर में। अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम वो जो ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन करके नीचे से पेट्रोल गैस डीजल मतलब पेट्रोल वगैरह और ऑयल प्रोडक्ट्स को ऊपर लाती हैं, जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन कंपनीज आती हैं। मारी, ओजीडीसी, पीओएल और आपके पास पीपीएल। मिड स्ट्रीम वो कंपनीज होती हैं जो स्टोरेज लॉजिस्टिक और रिफाइनरी का काम करती हैं, जिसमें आपकी अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, इन्हें कहते हैं अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम। और आगे जो तीसरी कंपनी है वो डाउन स्ट्रीम कंपनी होती है, ये जिन्हें ओएमसी कहते हैं, पीएसओ, हेस्कोल। ये जो पेट्रोल पंप्स हैं और डाउन दी रोड, ये आपकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालते हैं और कंज्यूम होता है। तो सबसे पहली आपने चीज ये एक माइंड में रख लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपने जो माइंड में रखनी है वो आपने रखनी है कि ये पाकिस्तान का वो सेक्टर है जो आपकी उन सेक्टर्स में से है जिसके ऊपर करेंसी रेट्स इफेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान में ना इस सेक्टर की जो प्रोडक्ट है ऑयल एंड गैस, पहली बात ये समझ लें कि इस सेक्टर की क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात ये है कि लो कंपटीशन और नो कंपटीशन। आप कहेंगे ये कैसी बात है? पाकिस्तान के अंदर 16 मिलियन आपको उसका जो यूनिट है पेट्रोल का, 16 मिलियन मैट्रिक टन्स आपको पेट्रोल चाहिए। ये उसमें से 20% पाकिस्तानी चारों कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, बाकी सारा आपने इंपोर्ट करना होता है। तो अगर ये इनका कंपटीशन क्या है, 10 और इस तरह की कंपनीज आ जाएंगी ना, फिर भी पाकिस्तान की पूरी कंजम्पशन नहीं ये बना सकते। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल रिच कंट्री नहीं है ना। पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक वेल्स हैं या कुछ एरियाज हैं, वो ऑलरेडी इन इन चीज़ों ने, इन कंपनीज ने ब्लॉक कर लिए हैं। उन पे लीज रॉयल्टीज देते हैं गवर्नमेंट को। ये भी एक होता है इसकी जो सबसे पहला एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस भी साथ बताऊं, वो रॉयल्टीज की मद में होता है कि गवर्नमेंट कहती है ठीक है ये ले लिया हमने। जैसे गैस के लिए आज भी आपको याद होगा, कादरपुर, सुई, उच्च, ये सारा माड़ी, ये सारे गैस के आपके रिजर्वायर्स हैं। दूसरी साइड पे आप चले जाएं, रिजर्वायर्स पेट्रोल के, वो भी मारी के पास, ओजीडीसी के पास, पीपीएल के पास, ये ऑलरेडी इन पे काम कर रहे हैं। तो इनके पास कंपटीशन नहीं है। अच्छा, इसकी प्राइसिंग क्या है? इसकी प्राइसिंग ये है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होगी ना डॉलर्स में, वो पे करनी है इन्हें। इनके कस्टमर्स कौन है? इनके कस्टमर रिफाइनरीज हैं, इनके कस्टमर्स आपके पीएसओ, ओएमसीज, इनके कस्टमर्स आपके फर्टिलाइजर्स, इनके कस्टमर आपके एसएनजीपी, सुई गैसेस, ये सुई जो कंपनीज हैं, सुई ट्विंस, एसएनजीपी, ये कस्टमर है, ये निकालते हैं और वो आगे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। मिड की बता दी मैंने आपको, इस ऑयल की बता दी। कंपटीशन ही नहीं है ना, जब चीज़ में कंपटीशन नहीं होगा तो ये दूसरी चीज़ है प्राइसिंग। आपके कस्टमर के पास इसकी प्राइस नेगोशिएट करने को नहीं है। वजह यह है कि कस्टमर ने अगर मारी, ओजीडीसी, पीपीएल, इनसे नहीं पेट्रोल लेना तो क्या करेगा? वो बाहर से मंगवाएगा। जब बाहर से मंगवाएगा तो वो सिंपल मेथड है सर, आपको एलसीआं खलवानी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, डॉलर्स बाहर भेजने। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, और इस कंपनीज की मैं पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, फिर तो ये कंपनी मैंने आज मैंने आपके सामने ये स्लाइड खोली है, अभी मैंने भी इसको अभी देखना है। लेकिन मैंने अपने एनालिस्ट को ये कहा था, अब्दुल्ला ने बनाई है, तो मैंने उसे ये कहा था कि तीनों कंपनीज का ना कंपैरिजन डाल देना, ताकि एक ही दफा में तीनों हल हो जाए। तो ये सारी सिनेरियोज है। ठीक है, अब थोड़ा कंपनीज के बारे में साथ साथ मैं और भी फंडामेंटल्स इसके बताता रहूंगा। लेकिन याद रखिएगा, फॉरेन रिजर्व जो है ना, फॉरेन रिजर्व, वो यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव से मुराद है कि आपके जो डॉलर्स हैं, अगर डी वैल्यू होगी करेंसी, तो पहले इनके पास अगर 1,000 डॉलर पड़े हैं, वो 3 लाख के हैं, कल 500 का अगर डॉलर हो जाए तो वही 1,000 डॉलर आपके 5 लाख के हो जाएंगे। तो दिस इज अ थिंग जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। अब आगे आ जाए कंपनी ओवरव्यू और कंपैरिजन के अंदर। अगर मैं कंपनी कंपैरिजन की बात करूं तो तीनों को मैं इकट्ठा कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा, मारी एनर्जीज उन्होंने कहा कि 1957 में स्टार्ट हुई, 60 यानी 67 साल उम्र है जी आपके ये मारी की। ठीक है, 67 साल। अब कोई पूछेगा ना मारी कितना प्यारा है, तो आप बता सकते हैं कि उसकी उम्र
67 साल है। अच्छा जी, अब आगे चलें, मारी के साथ और क्या है। अच्छा जी, और इसके साथ ये है कि लार्जेस्ट गैस रिजर्वर 29% जो पूरे पाकिस्तान की गैस है ना, वो मारी एनर्जीज के पास है। पहले मारी पेट्रोलियम नाम था, उससे पहले और नाम था, और शुरू में ये मारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये नाम चलता आया है। ठीक है, गैस प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बाद सॉरी जी, उसके बाद फील्ड सेस्मिक सर्विसेज। अच्छा, आप कहेंगे ये सेस्मिक सर्विस क्या होता है? सेस्मिक होता है ये वो चीज़ होती है जिससे आप जलजला वगैरह इस तरह की चीज़ें मैयर करते हैं। तो ये सर्विसेज भी देते हैं कि कहीं चेक करना हो ना पेट्रोल, तो ये अपनी वहाँ से वेव्स भेजते हैं, वो नीचे से टकरा के आती हैं, वहाँ ग्राफ बनता है, ग्राफ से जज कर लेते हैं कि कितना इसके अंदर गैस और पेट्रोल का रिजर्वायर है। ठीक है, माइनिंग में है ये। इनकी डेली प्रोडक्शन जो है वो 115 बैरल ऑयल है। ठीक है, 115 की एसिड्स, 327 बिलियन का इनके पास रिजर्व पड़ा है। और मारी फील्ड ऑपरेशन, अब ये मारी एनर्जीज का मैंने बता दिया। अब दूसरी साइड पे पीपीएल और ओजीडीसी। अभी मैं ये भी बताऊंगा ये कंपनीज है किस किस की। ठीक है, कि किस में कितना शेयर किस कंपनी का है, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है इधर। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आपकी हम बात करते हैं, एक मिनट जी, हम बात करते हैं पीपीएल ओजीडीसी की। पीपीएल 1950 में, वो 57 में। पीपीएल को 74 ईयर हो गए। 20% मार्केट गैस का सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा आ गया? मारी। सेकंड नंबर पे पीपीएल। ठीक है, 2.2 टीसीएफ रिजर्व। टीसीएफ का मतलब होता है क्यूबिक फीट, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, ये आपने देख लेना। 50 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है इनके पास। इंटरनेशनल प्रेजेंस इनकी अबू धाबी में, यूरोप में भी है। अच्छा, पीपीएल जिस कंपनी, पीपीएल की जो पहले जो कंपनी थी ना, ये अंग्रेजों की कंपनी थी। ये पाकिस्तान में दे के चले गए, अभी भी ये जर्मनी और पता नहीं किधर किधर मुल्कों में है। और एक तो इनकी 100% कोई कंपनी है जो बाहर काम करती है। ठीक है, ओजीडीसी वो कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है। 46% ऑयल प्रोडक्शन का शेयर, 23% गैस का। तो सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा गलत था। मारी एनर्जीज पहले नंबर पे, गैस 29%, दूसरे नंबर पे ओजीडीसी 23%, और तीसरे नंबर पे गैस में पीपीएल। जबकि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ओजीडीसी 46% ऑयल प्रोडक्शन के साथ पहले नंबर पे है। ठीक है, ओजीडीसी के पास 50 एक्टिव फील्ड्स है, 18 प्रोसेसिंग प्लांट्स है, और आगे उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन दे दी है बैरल पर डे, 33,000 बैरल पर डे है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है, थोड़ा कंसेप्ट पता चला है, आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ना, अब बात कहीं और हो रही है। आमिर भाई पूछ रहे हैं कि मारी और पीपीएल डाउन क्यों जा रहा है, अब कल ऊपर चला जाएगा, उसकी भी वजह होगी एक। ठीक है, तो ये काइंडली ज़रा ये क्वेश्चंस बाद में किया करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे मारी एनर्जीज के डायरेक्टर, अब ये इसमें लीडरशिप है सारी। मारी एनर्जीज के फ़हीम हैदर साहब हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस है, अपस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्सपीरियंस। अपस्ट्रीम का वर्ड याद रखा ना क्या? वो ड्रिलिंग और माइनिंग, ये ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी। अपस्ट्रीम लफज आ गया ना, इनका 30 साल का अपस्ट्रीम का एक्सपीरियंस है। अब कोई भी आपसे पूछे ना जी मैं पेट्रोलियम सेक्टर में काम करता हूँ, तो आप आराम से उसे कहें अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, किस सेक्टर में काम करते हैं इसमें। ठीक है, इनका यूके, मिडल ईस्ट, एशिया में एक्सपीरियंस है। बोर्ड स्ट्रक्चर इनका क्या है? नॉन एग्जेक्टिव, और ये है फौजी फाउंडेशन इनका शेयर होल्डर है। याद रखिएगा, फौजी फाउंडेशन के पास 40% है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनका शेयर होल्डर है। ओजीडीसीएल के पास भी मारी पेट्रोलियम का 20% शेयर है। ठीक है, ओजीडीसी भी इनका शेयर होल्डर है 20%। 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, 40% फौजी फाउंडेशन है। मिला के 80%, और 20% इनका फ्री फ्लोट है। ठीक है, तो ये बस समझ ले। पीपीएल पीपीएल की लीडरशिप शहाब रिजवी साहब हैं 2020 से, जो पहले नोवार्टिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और ये सारा कुछ ये बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जफर मसूद साहब ओजीडीसी के हैं। अहमद हयात लक साहब है, और जफर मसूद साहब है, जिनको वो बता रहे हैं डीप नॉलेज है। अब इस तीनों सेक्टर के अंदर मुझे लगता है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, मासवाए ये कि गवर्नमेंट ओन्ड मैनेजमेंट है या प्राइवेट। मारी एनर्जीज की विजनरी मैनेजमेंट है, वो पहले ही सोच रहे हैं कि आगे मैं बताऊंगा कैसे, पता नहीं स्लाइड्स में आया या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये सेक्टर डाउनफॉल की तरफ है। ठीक है, अगर इन्होंने अपने कोर बिजनेस को कन्वर्ट ना किया इनटू सम अदर बिजनेस, जैसे मारी एनर्जीज कर रहा है। पहले इन्होंने मारी पेट्रोलियम से मारी एनर्जीज किया, अब ये डाटा सेंटर बना रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा, माइनिंग के अंदर फुल फ्लैज जा रहे हैं, और बाकी भी इनोवेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब मारी एनर्जीज की फाउंडेशन उन्होंने कहा 1957 से 90 फार्मेशन ऑफ पाकिस्तान स्टैनवेक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, फिर एक्वाजिशन 2001 में
1972 से 2 एक्विजिशन और फौजी फाउंडेशन एंड पब्लिक लिस्टिंग की, और 2012 से 2024 तक मारी एनर्जीज में डिवर्सिफाइड ऑपरेशन के साथ। पीपीएल 1950 में अंडर बर्मा ऑयल कंपनी, ठीक है। अगर जो पुराना आपने नाम सुना होगा, बर्मा शेल, बर्मा ऑयल, तो ये पुरानी 1950 में इनकारपोरेट बर्मा ऑयल कंपनी। आज भी पीपीएल के अगर आपने फिजिकल शेयर देखे हो ना, तो उसके ऊपर बर्मा ऑयल कंपनी लिखा होता है। अच्छा, 1997 में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद पीपीएल में यूरोप में ये एक्विजिशंस की, अबू धाबी में ऑफशोर डेवलपमेंट की। अबू धाबी में एक ब्लॉक लिया है जो पीपीएल ओजीडीसी मारी का इकट्ठा ब्लॉक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओजीडीसी ने क्या किया, एक्सपेंशन की, वही मैनेजिंग डायरेक्टर, ये ज़्यादा नहीं। अब मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा था, तो मारी के अंदर गवर्नमेंट के 20% है, फौजी फाउंडेशन के 40% है, फ्री फ्लोट 20%, एम्प्लॉयज़ का कुछ नहीं। पीपीएल के अंदर गवर्नमेंट के 67%, ओनर्स गवर्नमेंट है इसकी, वो फौजी ओनर्स हैं, ये गवर्नमेंट, ठीक है। फ्री फ्लोट 24.59%, एम्प्लॉयज़ के लिए भी पीपीएल में रखा है। ओजीडीसी में मेजोरिटी गवर्नमेंट का स्टेक ही है, गवर्नमेंट 15% फ्री फ्लोट, बाकी सारा गवर्नमेंट का है, ठीक है। मार्केट कैप ये 730 अरब की है, ये 450 अरब की है, और ओजीडीसी 967 अरब की है। अगर मुझे कोई बता सकता है पीएसओ कितने अरब की है, देखे बगैर लिख के सिर्फ, कोई भी बता दे भाई। 170-80 अरब रुपए की कंपनी है, 3.5 खरब का पीएसओ बिजनेस करती है साल में। तो ये है जी ओनरशिप का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये ओनरशिप है, ठीक है, तीनों की। तो ये हमारे बिग बॉयज की है, ये गवर्नमेंट की है, इसलिए इनके मसले ही रहते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन लीडरशिप, मारी एनर्जीज लीड गैस प्रोडक्शन, वही 29% गैस इनकी है। ओजीडीसी के पास ऑयल है, और पीपीएल 20% गैस करती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन वही सारा 115, ये आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। प्रोडक्शन पोर्टफोलियो कंपैरिजन, अब देखें, मारी एनर्जीज 115 गैस लीडर है, मारी फील्ड इनका की एसिड्स है, ठीक है। ये जो मारी मारी एनर्जीज है ना, इसका नाम ही इस जगह से आया है, वो जगह का नाम माड़ी है, और वहाँ इनकी बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, जहाँ इनके पास 327 बिलियन क्यूबिक फीट के रिजर्वायर। पीपीएल 50 ब्लॉक्स है, ओजीडीसी 50 ब्लॉक्स है। कंपिटेटिव एज, गैस फोकस्ड, डिवर्सिफाइज, ऑयल डोमिनेंट, बैलेंस स्ट्रांग, बस ये वही बातें हैं जो कहते नहीं, ये पेपर में नहीं आनी। बस अंडरस्टैंड करें इसको भी, बाकी पढ़ना तो आपने खुद ही है, आप, मुझे उम्मीद है पढ़ते भी है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनमें, उसे कहते हैं उसे कहते हैं, अब पता नहीं इन्होंने मेंशन किया या नहीं, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिजर्व रेशो। रिप्लेसमेंट रिजर्व रेशो क्या होता है, कि आपके जो अभी तक निकल आए या पेट्रोल गैस, तो अभी कितना पीछे पड़ा है, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि मारी की रिप्लेसमेंट रिजर्व रेशो 423% है। 423%, यानी अभी इतना इनके पास पीछे रिजर्व में पड़ा हुआ है, कि जितना इन्होंने निकाल लिया उसमें से इतने पर। और पीपीएल का उन्होंने बताया कि 735 मिलियन टन है। ओजीडीसी ने अभी इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है। तो मारी इस चीज में सबसे आगे है। वजह भी आपको पता ही है, क्या बार बार बतानी है। अब 2025 में इन्होंने एक डेवलपमेंट रोड मैप बनाया, वो क्या, कि इन्होंने न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक लिए हैं। मारी ने 10, पीपीएल ने अबू धाबी में ऑपरेशन एक्सपेंशन की है, ओजीडीसी ने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया। यानी 2024-25 में आप पिछले दिनों सुन रहे थे ना, जिस दिन वो आता था मारी में एक नया वेल वेल डिस्कवर हुआ है, तो उस दिन मारी ऊपर चला जाता था कि इतने रुपए अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा। पीपीएल की अबू धाबी की एक्सपेंशन प्लान है, ओजीडीसी ने टेक्नोलॉजी की है। फेज 2 में 25 से 26, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि ये माइनिंग में आ रहा है, हमारी इंटरनेशनल माइनिंग में आ रहा है। पीपीएल करेगा रिकवरी टेक्निक्स, करेगा, यानी अपनी रिकवरी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाले। और ओजीडीसी अपना ब्लॉक 5 ऑफशोर, यानी बाहर जो इसने लिया है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा 2025-26 में। ये मैं आपको 30 तक बता रहा हूँ क्या क्या कंपनी करने जा रही है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें बनती हैं ना, ये इनकी रिपोर्टें पढ़ के उसमें से बनती हैं, इसलिए आपको ये बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फेज 3 में 26 से 27 में क्या करेंगे, मारी ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट पे आएगा, पीपीएल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, ओजीडीसी 50 के बैरल पर डे ऑयल प्रोडक्शन टारगेट है, अभी ये 30-34 पे है, ठीक है। जबकि फेज 4 में क्या करेंगे, कार्बन कैप्चर कैपेबिलिटीज मारी लाना चाहता है अगले उस 3 सालों में। पीपीआई रीजनल मार्केट पेनिट्रेशन, ओजीडीसी 1 बिलियन गैस प्रोडक्शन अचीवमेंट चाहता है, यानी ओजीडीसी पेट्रोल के साथ साथ गैस में भी ऊपर आना चाहता है,
ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यूज का कंपैरिजन, ये बड़ी अच्छी चीज है कि रेवेन्यूज किसके कितने हैं। ठीक है। अब रेवेन्यू में मारी 182 अरब, पीपीएल 299 अरब, ओजीडीसी 464 अरब। ओजीडीसी लीडर, ठीक है, ये इनके रेवेन्यूज है, जो रेवेन्यूज ये कमाते हैं। नेट मार्जिन, वाह, नेट मार्जिन होता है कि सारे खर्चे निकाल के 100 रुपए में से कितने पैसे बचे। अगर किसी का नेट मार्जिन, आपको मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, गदून टेक्सटाइल का नेट मार्जिन 1.6% है। यानी 100 रुपए का कारोबार करके सारे खर्चे, सारे सूद, सारे टैक्स दे के उसे 1 रुपये 60 पैसे बचते हैं। और वैरन बफे ये कहता है कि ग्रॉस मार्जिन किसी कंपनी का 40% होना, ग्रॉस, नेट नहीं, ग्रॉस में से अभी सारा कुछ कटना होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स, और ये वो कहते हैं किसी का 40% होना, आंखें बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। भाई इन तीन कंपनियों का नेट नेट 40 है। अब देखें, माड़ी हर 100 रुपए में से सारे खर्चे निकाल के 42 रुपए कमाता है, पीपीएल 39 रुपए कमाता है, ओजीडीसी 45। तो इसमें भी मार्केट इंडस्ट्री का कौन लीडर हुआ, ये। गैस मार्केट शेयर में वो मैंने पहले ही बता दिया, माड़ी। ऑयल मार्केट शेयर में ओजीडीसी, माड़ी का 2.5% शेयर है, पीपीएल का 18 और इनका 46%। एक्टिव फील्ड्स मल्टीपल, इनकी 50, इनकी 50। ठीक है। डेली प्रोडक्शन 115 के, वेरिएबल 330 के बीपीडी ऑयल, और माड़ी इसमें विनर, ओवरऑल गैस और उसमें मिला के। अच्छा जी, ये आगे फाइनेंशियल प्रो, यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे सिर्फ ये बता दो, यहाँ तक कोई चीज रह गई है किसी की, भाई बता दें बस, लिख दो यार, या मेरी आवाज ही नहीं आ रही। चले जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हेड टू हेड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? ये वही चीजें जो मैंने पीछे बताई हैं ना, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग है, ये रेवेन्यू है इसमें से। ये पूरा अगर ये सेक्टर कमाता है ना, तो इसमें से ये ओजीडीसी है ब्लू वाला, ग्रीन वाला पीपीएल, ये शेयर ले रहे हैं ये मार्केट के। ठीक है। अब अगर मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का आपको मैंने बता दिया ना, ओजीडीसी 45, मारी 42, पीपीएल 39। अब मैं इनकी आरओई की परफॉर्मेंस, आरओई क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, के ओनर्स ने जितने पैसे लगाए हैं उसमें से उन्हें कितने पैसे वापस मिलते हैं। तो भाई मारी पेट्रोलियम में ओनर्स ने जितने पैसे लगाए थे, हर साल उन्हें 40% तकरीबन वापस मिल रहे हैं, देख रहे हैं, 40%। ठीक है। 40% का मतलब है कि 2 साल, तकरीबन 2.5 साल बाद मारी पेट्रोलियम 700 बिलियन की कंपनी, अपनी तरह की एक कंपनी खड़े कर सकती है। वाह। उसने आगे लिखा एक्सेप्शनल, बड़ी अच्छी आरओई है ऑयल कंपनी की। ओजीडीसी 14% स्ट्रांग है, पीपीएल ये। अच्छा, कोई बता सकता है कि आपके स्टॉक मार्केट में 2024 तक कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसका आरओई 120% था, यानी वो हर साल अपनी तरह की एक कंपनी बना रही थी? कोई बताएगा भाई इधर? मैं चैट में देख रहा हूँ, चाहिए। ये आईफोन वाले भाई ने सही जवाब दिया है, उस्मान भाई भी सही कह रहे हैं, साजगार बिल्कुल। रीजन बता सकता है कोई इसकी, सर? डॉक्टर फरहान भाई, अच्छा फरहान भाई। अच्छा, रीजन इसकी ये है कि साजगार जो है वो 2 अरब रुपए का उनका प्लांट लगा था, और 2 अरब का प्लांट लग के वो उसके ऊपर 4 अरब का उन्होंने पहले साल बिजनेस कर लिया। तो उन्होंने कहा जी हमारे प्लांट की इतनी का, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, तो हम तो चीज़ें मंगवा के और हमने इतना कारोबार कर लिया, तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे ओनर्स के 2 अरब लगे थे, हमने 4 अरब की चीज़ें बेच दी, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी इतना परसेंट हो गया। तो ये रीज़न होती है। अमूमन आपको जो ये ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर का आरओई ज़्यादा ही होगा। ठीक है। अच्छा, आरओई कंपैरिजन, ये उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं, आपको जुबानी याद होना चाहिए क्या 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 चीज़ें। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारा फेवरेट। स्ट्रेंथ, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है? उसने कहा जी मारी की स्ट्रेंथ ये है, मार्केट लीडरशिप वर्सेस जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। पीपीएल की, यानी उसकी स्ट्रेंथ है मार्केट लीडरशिप है, और जियोग्राफिक कंसंट्रेशन उसकी वीकनेस है। मैं भी आपको सारा बताता हूँ। पीपीएल की टेक्निकल एक्सपर्टीज पीपीएल की बड़ी अच्छी है, जबकि इसकी वीकनेस ये है कि इनकी फील्ड सारी पुरानी हो रही है, अब कम रह गया, क्योंकि वो निकाल लेते हैं ना, फिर कम रह गए। ओजीडीसी डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है, और गवर्नमेंट है ना, तो प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है और ये इनकी वीकनेस है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट,
अपॉर्चुनिटी, मारी के पास माइनिंग में एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है। इसमें डर क्या है? डर ये है, रेगुलेटरी रिस्क है कि गवर्नमेंट के ये पॉलिसी है, पर मारी को क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ लिखने की हद तक है। पीपीएल का ऑफशोर पोटेंशियल है, यानी वो बाहर जाके, आपको पता है ना, पीपीएल यूरोप में और अबू धाबी में काम कर रही है। और इसका इशू क्या है? सर्कुलर डेट भाई, इसको कोई 400 अरब तो इसको, इस गरीब के बच्चे को मिलना है पीपीएल को। ओजीडीसी की डिवर्सिफिकेशन, ठीक है, कि ये डिवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को गैस में, इसमें उसमें, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं कि जिन जगहों पे इनकी है वहाँ बड़े मसले मसाइल हैं ओजीडीसी के वेल्स के साथ, वही टेररिस्ट। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ लग गई है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे ये पता नहीं आगे उन्होंने ये किया है या नहीं। अच्छा, एक मैं चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपेंस जो होता है ना इस सेक्टर का, वो इस चीज़ पे होता है कि किसी जगह की वो जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं और पता चलता है यहाँ से पेट्रोल निकलना है, ठीक है, पूरी दुनिया में। ये चैलेंज होता है मैं आपको यूं कहता हूँ, डाउन स्ट्रीम कंपनीज का, अपस्ट्रीम कंपनीज का ये चैलेंज आता है कि वो कहते हैं यहाँ से पेट्रोल निकलना है, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं साल्ट माइनिंग और कोल माइनिंग में हूँ। तो हम लोग कोई एरिया लेते हैं तो हम कोल माइनिंग के लिए हमें पता चलता है कि 100 फुट पे कोल है। हम उसमें जाते हैं ना, तो बाद में हमें पता चलता है 100 नहीं 300 फुट पे है। तो 300 फुट पे जाते हैं तो अंदर जाके पता चलता है इस कोयले की क्वालिटी, जीसीबी तो इसका बहुत डाउन है। इधर से तो हम पैसा ही ज्यादा लगाएंगे तो हमारी फिजिबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी पे पता चलता है कि हम नुकसान में गए। और जो शुरू वाले सारे पैसे हैं ना, वो भी जो हमने कोई 70-80 लाख करोड़ लगा दिया, वो भी जाया हो गया, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इन कंपनीज का भी यही होता है कि इन्हें पता चलता है ये ब्लॉक मिला, निकाला, पता लगा, ओ हो इसमें तो पानी ज्यादा निकला है, ये ज्यादा हो गया, इसमें यूं ज्यादा हो गया। तो फिर इन चीजों की सक्सेस रेट कैलकुलेट होती है, जिसकी जितनी ज्यादा सक्सेस रेट होगी उसका उतना ही ये वाला एक्सपेंस कम होगा। दुनिया में जो इस काम की सक्सेस रेट है वो 13% है, 13%। कितनी? 13%। पाकिस्तान की ये सक्सेस रेट बड़ी अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल ना बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ऊपर वाली लेयर्स पे है। पाकिस्तान में ये सक्सेस रेट 33% है। दुनिया का 13%, पाकिस्तान का 33%। भाई मारी एनर्जीज का ये सक्सेस रेट 70% है, जो पूरी दुनिया के 7 गुना ज्यादा है उनके रेट से। पूरी दुनिया मारी पेट्रोलियम के सक्सेस रेट की फैन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, एक वजह वही है जो आप सोच रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि जो ओजीडीसी का 20% शेयर है ना, ओजीडीसी सर्विस करती है, पैसा लगाती है, और मारी वाले आके कहते हैं ये हमें दे दो, आप हमारी कंपनी हो, हमें प्रॉफिट होगी, आपको होगी, और मारी वो ले लेती है। मैंने बड़े लोगों से कहते सुना है, ओजीडीसी की मैनेजमेंट के कुछ लोग थे, वो कहते थे हम ढूंढ देते हैं, वो ले लेते हैं, और बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है, ठीक है, और कोई कहने खिलाने वाला नहीं। तो मारी का सक्सेस रेट माशाल्लाह 70%, दुनिया का 13%, और पाकिस्तान का 33%। यहाँ तक पता लग गया जी सक्सेस रेट पर। वो कुछ नया भी मिलता है या वही सारी स्लाइड्स वाली चीजें चलती हैं? अच्छा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी जो ग्लोबल एक्सपेंशन, मारी एनर्जीज ने 25% इक्विटी इन PIOL अबू धाबी में, ठीक है। ये पता नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड है, कंसोर्शियम बना है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड का। तो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ना, तीनों ने एक कंसोर्शियम के अंदर तीनों की 25-25% है, ठीक है। और फिर 25% किसी और का भी है, मेरे ख्याल से अबू धाबी की कोई कंपनी है। तो ये सारे वहां से ना निकालने के मूड में है कि वहां से हम तेल निकालें और हम बेचें, ठीक है। अच्छा, ये सलमान भाई कह रहे हैं सक्सेस हो नहीं, बस अल्लाह करे जी। ग्लोबल प्रेजेंस, इन तीनों की ग्लोबल प्रेजेंस, वही मैंने आपको बताया कि ओजीडीसी की, पीपीएल, मारी, पीपीएल की सबसे ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस इसलिए है कि ये पहले भी मल्टीनेशनल कंपनी की से बाद में गवर्नमेंट को मिली थी। तो माइनिंग ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। मारी एनर्जीज के माइनिंग ऑपरेशन, मारी माइनिंग कंपनी, जो मारी एनर्जीज ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है मारी माइनिंग कंपनी, ठीक है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है इनके पास, और ये नॉन हाइड्रोकार्बन रेवेन्यू स्ट्रीम्स और वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन वही टेक्सटाइल वाली, कि सारी चीजें निकालना, उसे ठीक करना, उसे साफ करना, आगे तक देना, वो ये करेंगे माइनिंग के ऑपरेशन। पीपीएल, पीपीएल की ऑलरेडी एक माइनिंग कंपनी है 1963 से, जिसका नाम है बोलान माइनिंग इंटरप्राइज, ठीक है। 1963 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की शेयर होल्डिंग के साथ। लेड एंड जिंक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज खुजार में 69 मिलियन टन एस्टिमेटेड रिकवरेबल रिसोर्सेज है, और 32 साल तक वो काम करेगी, यानी पीपीएल की। अब यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जब ऑपरेशन, जब ये अमेरिकन ने ना बलूचिस्तान में बड़ी अच्छी रिसर्च की थी,
जब ये लोग इधर थे, ये ऑपरेशन होते थे, ड्रोन अटैक्स होते थे, ये वो दाएं बाएं। ठीक है, बड़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। और रिसर्च करके अब इसलिए जो अमेरिका है ना, उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में लेड भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो अब आपने देखा है कि अमेरिकन कहते हैं हम, पाकिस्तान हमारा दोस्त है और ये वो, और पाकिस्तान माइनिंग इंडस्ट्री में बड़ा ज़्यादा। अगर वो पाकिस्तान माइनिंग इंडस्ट्री में आए ना, तो उनका गेट वे होगा मारी एनर्जीज। ठीक है, और आना ही आना है उन्होंने। अभी देखे ना, आज इंडिया का 25% का टैरिफ लग गया, और उसने साफ साफ ये कहा कि इंडिया रशिया से पेट्रोल लेता है इसलिए। जबकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 3-4 दिन से गायब है, अमेरिका में बैठे हैं, और बस किसी तरले मरले करके कोई ऐसी डील ला रहे हैं कि पाकिस्तान और अमरीकियों ने पाकिस्तान को खुश कर देना। 2-4 बिलियन का तो पाकिस्तान की टोटल उनके साथ एक्सपोर्ट है। और अगर वो इसको 10 की बजाय 0 पे भी ले आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की सुनी जाएगी। तो ये पूरी, आप मेरी बात लिख लें, दिस इज जियो पोलिटिकल कमेंट। लेकिन एक ना एक दिन मारी एनर्जीज की अमेरिकन किसी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट देखेंगे माइनिंग के अंदर। तो ओजीडीसी का 25% स्टेक है इन रिकॉर्डिक गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट थ्रू पाकिस्तान मिनरल लिमिटेड पार्टनरशिप बैरिक गोल्ड। ये कैनेडियन कंपनी है जो दुनिया की सबसे ज्यादा गोल्ड की करती है माइनिंग। रीन्यूएबल एनर्जी में मारी एनर्जी ने कार्बन कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन कैपेबिलिटी का विजन रखा हुआ है 2030 तक। पीपीएल अपनी रिकवरी टेक्निक्स पे काम कर रही है, पहले भी बताया। और ओजीडीसी दो चीज़ों में काम कर रही है, एक ये गैस वाली साइड पे ज़्यादा जाना चाहती है, और अपनी रिसर्च को और मजीद अच्छा करना चाहती है। ओजीडीसी अच्छे करेगी तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? मारी एनर्जीज। ठीक है, आगे रिसेंट क्या हुआ है? रिसेंट मारी एनर्जी ने, आपको अभी पता है, स्पिनवर्म एक जगह, ये जगह के नाम होते हैं, जरगोन साउथ में ये गैस डिस्कवरी की अनाउंसमेंट्स की हैं। पीपीएल ने सुई फील्ड की एनहेंसमेंट की है। ये जो सुई गैस है ना, जो बलोचिस्तान में सुई फील्ड है, जो बुगटी, डेरा बुगटी, और वहाँ रॉयल्टी और गवर्नमेंट उनसे रॉयल्टी लेती थी और वो आगे इन्हें देती थी। तो वो सारा जो सुई के मकाम से हमारी गैस निकलती है ना, वो पीपीएल मैनेज करती है। ओजीडीसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज के साथ इन्होंने कलेक्टिवली ये सक्सेसफुल वेंचर्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट लीडरशिप, वही मैंने आपको ये कितनी दफ़ा पहले बता दिया। ऑयल एंड, ये भी बड़ी दफ़ा, मैं ये स्लाइड्स थोड़ी ना बार बार वही आ जाती है। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला इस पे भी बात करूंगा। स्ट्रेटजिक पोजिशनर मैट्रिक्स पे भी सेम यही चीज़ जो पहले बात हुई थी, वही चीज़ चल रही है। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर आउटलुक प्रोजेक्शन, 95% टारगेट अचीवमेंट रेट फॉर प्रोडक्शन एक्सपेंशन थ्रू टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, ये इनका फ्यूचर, ये सारों का कंबाइन जो इस एनर्जी का है, वो इस इंडस्ट्री का कंबाइन, वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर आउटलुक है। ठीक है, और कुछ इसमें देखने वाली चीज़ है? ठीक है भाई, यहाँ तक समझ लग गई, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कोई यहाँ तक समझ लग गई है? और यार, ये स्लाइड वाकई ये ऐसे बनाते हैं, मतलब रिसर्च करके उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने सही, और जैसे अ, ये डॉक्यूमेंट्स कोई अगर मैं आपको दिखा सकूँ, हमारे किसी किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट, या जैसे ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स के डॉक्यूमेंट बनेंगे, और फिर वो डॉक्यूमेंट एआई, हमने कोई 2-4 ना ये लिए हुए हैं सॉफ्टवेयर्स, परचेज किए हुए हैं, उसमें वो डालते हैं। और ये हमारी इन हाउस वो होती हैं प्रेजेंटेशन हर फ्राइडे को एक सेक्टर पे, कि जी लोकल असेंबली, ये ट्राई टैक्सेशन फ्रेमवर्क, CDFED क्या है, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। अगर किसी ने सीखनी हो यार, वो ले सकता है, लेकिन वो लगाएंगे इसलिए नहीं, ये टेक्निकल बड़ी चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे वो भी समझनी है। अच्छा, तो अभी और किसी ने कुछ समझना है इधर? ये जितना हुआ है इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दे, और फिर वो अली म्यूट कर देगा अगर अली इधर ही है। किसी का कोई क्वेश्चन अभी से रिलेटेड, इतने से रिलेटेड सर, या नीचे लिख दे क्वेश्चन काइंडली। अगर नहीं है तो इसे थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज बताऊं कि अगर आप इनके कोर बिजनेस पे जाए ना, तो लास्ट जो हमारी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई थी ना पेट्रोल की, वो 2007 में हुई थी, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, जिससे एकदम ही हमारी चीज़ें ऊपर चली गई थी, हमारी हमारी कैपेसिटी, हमारे रिजर्व्स ऊपर चले गए थे। लेकिन जो गैस की सबसे बड़ी डिस्कवरीज हुई थी ना, वो 2012, तब से ये 12-14 साल में कोई बड़ी बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई जिसके बाद हम कह सकें कि इनकी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इस दफ़ा भी इनके रेवेन्यूज कम आएंगे, इनके कम आने की रेवेन्यूज की मुख्तलिफ वजूहत हैं। ठीक है, लेकिन अ, इनके जो रिजल्ट्स हैं
वो रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होंगे कि मैं कहूँ कि बड़ा ज्यादा चाम है, ठीक है, या बड़ी ऐसे फायदे वाली चीजें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इनके मसले क्या हैं। इनके मसले अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो उसके लिए मुझे ये इन्वेस्टर लॉन्च ओपन करनी पड़ेगी। अगर मैं इन्वेस्टर लॉन्च ओपन करता हूँ, इन्वेस्टर लॉन्च, अब मैं फॉर एग्जांपल ओजीडीसी की बात करता हूँ, ओजीडीसी के आपको मैं एनुअल अकाउंट्स दिखाता हूँ। अब देखिए ओजीडीसी सेल्स कर रही है 430 अरब रुपए की, 463 अरब रुपए की, ठीक है, ये 2004, ठीक है। ये देखिए इसकी सेल्स हमेशा बढ़ती जा रही है, ठीक है। जबकि इसके जो मैं आपको इसकी लाइबिलिटीज दिखाना चाहता हूँ, एसिड्स, करंट नॉन करंट एसिड्स। तो आप नॉन करंट एसिड में देखें, ये देखें कि वो सेल तो कर रहे हैं आपके 463 अरब के, जबकि उन्होंने जो रिसीवेबल्स में पैसे लेने हैं वो आपके 543 अरब रुपया लेने हैं, यानी अपनी सेल से भी ज्यादा इन्होंने पैसे लेने हैं। ये कौन से पैसे हैं? सर्कुलर डेट वाले। पीपीएल ने 400 अरब रुपया गवर्नमेंट से लेना है, ठीक है, और सेल कितनी कर रही है? 290 अरब। सर मारी पेट्रोलियम ने 50 अरब गवर्नमेंट से लेना है, उसकी तो है वो तो गवर्नमेंट को अच्छे देते हैं। तीसरी जो चीज है, ओजीडीसी ने 692 अरब गवर्नमेंट से लेना है, पीएसओ ने 780 अरब गवर्नमेंट से लेना है। अच्छा, किसी को ये पता है कि सर्कुलर डेट का कंसेप्ट है, या मैं 2 मिनट में समझा दूं ये भी? अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ सर्कुलर डेट का भी, एक दफा ये भी क्लियर हो जाए अगर नहीं मसला पता, ठीक है। दो तीन, अच्छा फिर सर्कुलर डेट करना, फिर सुन ले जल्दी जल्दी। तीन किस्म की कंपनीज है, ठीक है। गर्दिशी कर्जे तो उर्दू हो गया ना, सर्कुलर सर्कल फार्म में चल रहा है, क्या हो रहा है? तीन किस्म की कंपनीज हैं जो आपकी पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाती है ना, उनको कहते हैं जेनकोस, जनरेटिक कंपनीज, जिसके अंदर आईपीपीज आता है, जिसके अंदर डैम्स आते हैं, जिसके अंदर ये आता है, सिंपल मैं बताऊंगा। इसे कहते हैं जनरेटिंग कंपनीज। उसके आगे जो अगली कंपनी आती है वो आती है एनटीडीसी, ट्रांसमिशन। ये जो लगाते हैं ये ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं, ये बड़े बड़े पोल्स, ये बड़ी बड़ी जो तारें लगाते हैं, ये होती है ट्रांसमिशन कंपनी, नेशनल ट्रांसमिशन इवेंट, एनटीडीसी, ठीक है। दो चीजें होगी। तीसरी कंपनी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसे कहते हैं डिस्कोस। क्या कहते हैं? डिस्कोस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, जिसके अंदर आती हैं 11 कंपनीज, जिसमें लेस्को लाहौर में, मैप्को मुल्तान में, हेस्को हैदराबाद में, पेस्को पेशावर में, ठीक है। ये सारी कंपनीज आती हैं ऐसे, ठीक है। अब आगे चले जाएं, ये 11 कंपनीज, अब क्या होता है, बिजली बनाते हैं, बिजली बना के वो देते हैं एनटीडीसी को, एनटीडीसी आगे इनको देती है, ये आगे देते हैं, और लोगों से पैसे लेके एनटीडीसी को पैसे देते हैं, एनटीडीसी वो पैसा इन्हें देती है, आईपीपीज को, आईपीपीज आगे अपने पैसा यूज करते हैं, ठीक है। अब हो ये रहा था, आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अजीबो गरीब से हुए थे, वो डिटेल में मैं गया तो लंबी बात हो जाएगी। अब उनको चाहिए होता था पेट्रोल और गवर्नमेंट से पैसे। अब पीछे जो आपके डिस्कोस थे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अगर उन्हें 10 करोड़ की बिजली जा रही है ना, और उन्होंने 12 करोड़ की रिकवरी करनी है, वो रिकवरी करते थे 7 करोड़ की, बाकी वो कहते थे सब्सिडी में चला गया, वापडा के एम्प्लॉयज में चला गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चला गया, इसको चला गया, उसको चला गया, कुछ लोगों ने बिजली नहीं दी, कुछ लोगों ने डायरेक्ट चोरी की बिजली। तो इसे कहते थे लाइन लॉसेस। क्या? लाइन लॉसेस। तो पैसे हमेशा कम जमा होते थे। अब पूरे जमा होंगे तो वो आईपीपीस को देंगे। आईपीपीस गवर्नमेंट पे चढ़े रहते थे, वो कहते थे यार हमें पैसे चाहिए। गवर्नमेंट कहती थी क्यों? वो कहते थे हमने फर्नेस ऑयल लेना होता है, हमने डीजल लेना है, ये सारे ऑयल्स लेने हैं। तो गवर्नमेंट कहती थी ऐसे करो, हम अपनी स्टेट ओन्ड कंपनी को कहते हैं कि आपको वो चीजें दें और आप वो खाते में से काटते जाएं। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो 8-9 साल वो जो पैसे गवर्नमेंट के पूरे पीछे नहीं पहुंचते थे, वो आईपीपीस को नहीं जाते थे, आईपीपीस उधार पे पीएसओ से, उधार पे ओजीडीसी से, इन सारी चीजों से कर दिए। ये जेनकोस बंद हो गई हैं। वो ये एक अलग चीज है, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे अली बात साहब। इसमो भी बन गया है, और अब मॉडल चेंज हो रहा है सारा, आईपीपी भी दूसरे मॉडल में जा रहे हैं। खैर, वो जो पैसे थे, अब वो ओजीडीसी वगैरह तो इन्हें दे रहे थे ना, मारी ओजीडीसी पीएसओ, लेकिन पैसे वो कहते थे गवर्नमेंट से लें, गवर्नमेंट कहती थी अच्छा। वो एक सर्कल चलता रहा, आईपीपी गवर्नमेंट से मांगते थे, गवर्नमेंट इन्हें कहती थी तुम इतने पैसों का इन्हें तेल दे दो। वो
सर्कुलर डेट चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, कितना चढ़ गया? 2400 अरब। कितना जी? 2400 अरब। भाई ये 2400 अरब पता क्या है? ये 2400 अरब गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं। ये 2400 अरब पीपीए के गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये 2400 अरब आपके जो बिजली चोरी करते हैं उनका है। ये 2400 अरब ये जो वापडा और इन चीज़ों को मिलता है ये उनका है। तो ये 2400 अरब अब हमारा गर्दिशी कर्जा बन गया, सर्कुलर डेट बन गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, बीएनएल जैसी कंपनी 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमारी मारी, ओजीडीसी, ये इन जैसी कंपनीज, इन पे उनके ऊपर प्रेशर ही रहता है। क्यों? ये दिखा तो रहे हैं 440 अरब रुपए की सेल, पिछले साल 390 अरब की सेल, लेकिन भाई ये सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। इनसे पेट्रोल गया, उसके पैसे नहीं आए। आप एक कारोबार शुरू करें, उसमें आप करोड़ रुपए की सेल कर दें और कहें डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे सिर्फ 20 लाख आए हैं, 80 लाख का उधार चला गया, कितनी देर आप कारोबार कंप्लीट कर लेंगे? यही वजह है कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का पोटेंशियल सही तरह अनलीश ही नहीं हुआ। जिस दिन इन्हें सर्कुलर डेट मिलेगा, इसलिए सर्कुलर डेट इनके लिए बड़ी, जिस दिन सर्कुलर डेट मिलेगा उस दिन ये नहीं हो जाएगा अगले दिन ही ओजीडीसी 200 से 2000 पे चला जाएगा। इनके फंडामेंटल बुक्स ठीक हो जाएंगी। ये जो पीएसओ ने 350 अरब का कारोबार करती है, 170 अरब पे वो है, ठीक है, और कोई 200 अरब पीएसओ ने लोन लिया हुआ है। भाई अपने पैसे कहाँ है? गवर्नमेंट ने जी मुझे 790 अरब देना है, ठीक है, अब ये देख लें। तो ये है सर्कुलर डेट, और जिस दिन ये क्लियर होगा उस दिन इन कंपनीज के फंडामेंटल्स ठीक होंगे, बैंक को उसका लोन दे देंगे, इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ेगा, फाइनेंस कास्ट नहीं आएगी, ठीक है, और ये कंपनीज ग्रो करने लग जाएंगे। पॉइंट समझ आइए सिंपल लफ्जों में? अब ये अली अब्बास साहब कह रहे हैं सेल बंद हो रही है, आईपीपी बंद कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक सबके खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। अब क्या चेंज हो रहा है? अब 2 मेगावाट तक इनिशियली गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया इसमो के नाम से, आईएसएम, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अगर लाहौर में बैठा डॉक्टर फारूक हबको से बिजली खरीदना चाहता है ना, हबको इसे सस्ती देती है, तो हबको से खरीद ले। हबको ये जो जितने आईपीपीज है ना, ये नेशनल ग्रिड में बिजली देते हैं, नेशनल ग्रिड से एनटीडीसी के थ्रू जाती है। और मैंने अगर हबको का सब्सक्राइब किया है 2 मेगावाट, तो हबको 2 मेगावाट का एनडीसी से मेरा बिल ले लेगी, ठीक है, और मुझे हबको वाले लेस्को से 5 रुपए सस्ता यूनिट दे देंगे। इनिशियली ये अगले 3 माह में ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनकी 2 मेगावाट से ऊपर की कंजप्शन है। और ये एक फंडामेंटली बहुत बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान इकानमी में। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स ये आम घरों तक बात आ जाएगी, जिसमें हबको, मेरा दिल करता है निषाद पावर वाले मुझे सस्ती बिजली देते हैं, मैं फिर निषाद पावर से डायरेक्ट लूंगा, ठीक है, आएगी इसी मीटर के थ्रू इसी तरह, लेकिन वो प्री पे हो जाएगी या किसी और तरीके से हो जाएगी। तो ये एक फंडामेंटल चेंज आने जा रहा है अगले 2 साल के अंदर। तो दिस इज ये, यहाँ तक बात समझ आ गई है भाई? किसी को पहली दफा भी गर्दिशी करते समझ आए हैं या पहले भी इस तरह ही थे? अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना ग्राफिकल चीजें देख लेते हैं। ये ग्राफ की जो मैं चीजें दिखाता हूँ ना, ये बड़ी शॉर्ट करके के यार। अच्छा, क्या मैसेज आया है? चलें, शुक्र है पहली दफा तो किसी भाई को समझ आई है। अच्छा जी, पीपीएल की बात करें, अगर मैं पीपीएल का देखूं तो पीपीएल का ये सिनेरियो है कि अभी पीपीएल इस जगह पे है, ठीक है, और ये इसकी अ, भाई इसका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक है इधर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, जबकि वीकली अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इसलिए ये एक अरसे से इधर है। अब ये मेरी सपोर्ट लाइन है, ठीक है, 165, ये मेरी सपोर्ट लाइन भी हो सकती है और बाइंग भी हो सकती है। अच्छा, मैंने जो इस चीज़ में, मुझे जो पीपीएल की अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि इसके अंदर इस लेवल पे ये देख रहे हैं, अच्छी खासी आउट ऑफ ट्रेंड एकुमुलेशन हुई है। और ये एकुमुलेशन की क्या निशानी है? कि आपके वॉल्यूम इंक्रीज करें और साथ आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज करें या उस रेट में रहे स्पेसिफिकली, इसे कहते हैं एकुमुलेशन का फेज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे और प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वॉल्यूम इंक्रीज करे, प्राइस एक रेंज के अंदर ही रहे, तो बड़ी ज़्यादा चेंज ना आए, इसे एकुमुलेशन फेज कहते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसे आप ट्रेंड अप कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये है कि वॉल्यूम ऊपर हो,
और साथ आपकी प्राइस नीचे आ रही हो। अब इसमें अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई भी है तो वॉल्यूम कोई स्पाइक्स, बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स नहीं नजर आई जो हमें इधर नजर आई थी। ठीक है यार, ये गंदा कर रहा हूँ मैं इसे। तो ये होती है। अब मेरा जो अगर प्लान होगा तो मैं इस जगह पे इसकी बाइंग रेंज लगाऊंगा। इस चीज को अगर ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान, इस चीज को मैं बाइंग रेंज कंसीडर करूंगा 100, एक मिनट सॉरी मैं दोबारा लगा दूं। ये मेरी बाइंग रेंज होगी। ठीक है, दोबारा करते हैं। अगर मैं क्लीन शीट खेलूं, ये मेरी बाइंग रेंज होगी 160 से 160 यहाँ। ये कितनी दफा इधर टच करके गया। अच्छा जी, अच्छा मैं अगर स्टॉप लॉस, ये मैं बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडर हूं ना, मैं ट्रेडर वाइज शायद ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरे टारगेट, यानी पहला टारगेट मेरा, मुझे लॉस के चांसेस हैं, अगर मैं लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 11,000 मुझे लॉस होगा 10.96%, और 33,000 मुझे प्रॉफिट हो सकता है इसके पूरे प्लान में। और ये प्लान मेरा कितनी देर का होगा। ये अगर मैं प्लान को करूं, अ, यार बरल भाई इसके गिन लेना खुद ही, इसको मैनुअली देख लेना। ठीक है, वरना मैं आपको देख के बता दूंगा क्या है। बहरहाल ये मेरा प्लान जो होगा, मुझे लगता है कि ये 2 माह में ये इतनी परसेंटेज दे सकता है। जो जो इसकी कैलकुलेशन नज़र आ रही है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। सही है, डेली टाइम फ्रेम ये आ गया आपका। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 177 कंसीडर कर सकते हैं, कि 177 पे आप अपनी 60% होल्डिंग को सेल आउट कर दें। ये है आपका भाई पीपीएल। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ओजीडीसी में। ठीक है, ओजीडीसी का जो अभी ये इधर है, और इधर मुझे कोई जोन अभी नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे इसे पकड़ूंगा। ये गैप था, ये भी इसने कवर कर लिया ये। तो आई विल सजेस्ट, अगर ओजीडीसी किसी ने लेना है तो वेट कर ले 207 का। ठीक है, विद स्टॉप लॉस मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और मेरा टारगेट प्राइस शुड बी दिस। डबल टैप रेजिस्टेंस से थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊंगा। ये मेरा टारगेट प्राइस है। अगर मैं ओजीडीसी का प्लान करूं एज अ ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, सॉरी ये मैंने, ये भी किसी दिन करेंगे टेक्निकल भी। अच्छा, स्विंग ट्रेडर मेरा प्लान जो होगा वो यहाँ बाय बनती है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और वो मेरा टारगेट प्राइस है। तो मुझे 25% 13% में मिलती है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं विद पीपीएल, अच्छा ये सारा टारगेट भी मुझे 3 महीने लग सकते हैं अचीव करते हुए सारा। ठीक है, तो ये टारगेट प्लान है एक ओजीडीसी का। अब मारी में आ जाए, अच्छा इसमें कोई रिजल्ट वगैरह वो सारे सेंटीमेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, प्योर टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ एज अ ट्रेडर। अब मारी का ये ग्राफ है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब सा ग्राफ है। अच्छा, मारी का 597 इज अ गुड बाइंग रेंज। ये वैसे मुझे जुबानी भी पता थी कि अगर 570 से 605 के दरमियान मिलता है, यू कैन अवेल मारी। ठीक है, और यहाँ आपने 70% बाइंग करनी है, 100% नहीं। फर्ज किया मैंने मारी में 10 लाख डालना है, तो मैं 7 लाख यहाँ डाल के 3 लाख का मैं वेट करूंगा कि अगर मुझे ये नीचे मिलता है, जो बड़े कम चांसेस है, जो बड़े कम चांसेस है, लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगा क्योंकि मैं कंजर्वेटिव लेके चलना चाहता हूँ। और फिर मेरी ये यहाँ से, ये मेरी टारगेट प्राइस, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इस सिनेरियो पे भी खेलूं तो मेरा इसी को मैं स्टॉप लॉस लूं और इसी को मैं दोबारा एवरेज के लिए लूं, तो मेरा सिनेरियो कुछ ये होगा कि ये मारी में, मैं 2 से 3 माह वाली स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ भाई। मारी में मेरे पास 19% प्रॉफिट के चांसेस हैं फर्स्ट। ठीक है, और मेरे पास लॉस के चांसेस हैं 9%। तो मुझे क्या आप 10 लाख पे 1 लाख लॉस 3 माह में, और ये मुझे प्लाट कोई नहीं इतने पैसे दे सकता, और ये भाई सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, बाद में आपके काम भी आ जाएंगी। तो दिस इज मारी मेरे भाई। तो और कोई चीज़ ये मैंने मैडम, ये जो 4 महीने है ना, अब थोड़ी सी मैं आपसे ये बात कर देता हूँ। मैं 4 माह की बात आप कर रही हैं ना, आप ना, मैंने आज भी कहा था कि आपने 1 साल का अपना टारगेट लिख लेना है। मैं आज भी आप लोगों सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, कि वो आज डायरी पे जाके लिखें कि मेरे पैसे अगर मैं किसी प्लाट में डालूं
तो वो इतनी देर में वापस आएंगे, या इतने पैसे कमा सकता हूँ मैं 3 साल में। तो उसको डिवाइड कर लें 3 पे। कोई भी आज प्लाट मिल रहा है ना, उसको डिवाइडेड बाय कर लें। ठीक है। तो ये सारा जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो को डिवाइड करके आप टारगेट सेलेक्ट कर लें। जब तक आप ये डिसाइड नहीं ना मेरे भाई करेंगे कि मैंने 3 माह में इतने पैसे कमाने हैं। ठीक है। मैं अब मुझे अब पता नहीं एग्जांपल कोट करनी चाहिए या नहीं। चलें, मैं 1 मिनट मैं देखता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, जैसे किसके दिए हैं आपको एग्जांपल? जैसे ये है, ये इसको छोड़ दें, क्या है कैसे है। ये हमारे अकाउंट मैनेजमेंट है। अकाउंट मैनेजमेंट में पहले ही हमें टारगेट पता है कि ये आप देख रहे हैं ऊपर टारगेट 81,000 हमने कमाना है। ठीक है। और हमें पता है कि क्या होल्डिंग है ये हमारा ना। वो जो हम अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं ना, ये उसमें से एक मैं आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो ऐसी आप एक शीट बनाए जहाँ आपको पहले पता हो कि भाई मैंने टारगेट कितना अचीव करना है। भाई इतने दिन में 17 अक्टूबर 2025 से पहले इस अकाउंट में उसे 81,000 चाहिए था, जिसका भी अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इस तरह आप डेली मॉनिटर किया करें। ये ऊपर अगर पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ी सी पुरानी 29 तारीख की हमारी शीट है। तो इस तरह की शीट्स आप बनाएं और आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है। तो मैं जब तक ये नहीं ना आप करेंगे, अपने आप को टारगेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस टाइम तक आप जो मर्जी करते रहे मेरे भाई, आप टकरे मारेंगे। सुबह मैं बता दूंगा ये ले लें वो ले लें। आप टारगेट सेलेक्ट करें कि भाई मेरा टारगेट है कि मैंने इस क्वार्टर में 15% कमाना है। ठीक है। अब 15% कमाना है तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ CPHL में। ठीक है। CPHL में अगर मैं जा रहा हूँ, मैं 81 का ले रहा हूँ, या ये मेरा 85 का लिया, या ये मुझे 10 रुपये लॉस देगा, या ये 20 रुपये फायदा देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे फायदा मिल गया, अब मेरा 85 से चला गया 90 पे, और मेरा टारगेट तो 105 का था। अब मैं 95 पे जब मेरा चला गया, तो मैं 90 को स्टॉप लॉस रख लूंगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम पूरी राइड देखते हैं ऊपर से नीचे तक। हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव का जाने का सफर, लोगों का नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का होता है, हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का सफर। तो ये जब तक आप अपने टारगेट सेलेक्ट नहीं ना करेंगे, टारगेट के यार मुझे इतना चाहिए, और वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं मैं कह रहा कि वो अचीव हो गया आप जिंदगी आपने छोड़ देनी है ट्रेडिंग। वो अचीव हो गया, उससे ऊपर जितना आप कमा रहे हैं ना, वो अब आप एसिड के लिए कमा रहे हैं। ये रोज के चक्रों में ना पड़े। एक आज PSO ले लिया, ठीक है, तो आप लेके बैठ जाएं, कोई मसला नहीं यार। नीचे आ गया तो कोई नहीं, अच्छी कंपनी है ना। हाँ, प्रीमा अगर लेके बैठे हैं और नीचे आ गया, फिर मैं कहूंगा भाई हाथ जोड़ो, ये पता नहीं कैसे ऊपर चला गया था, निकल जाओ। ठीक है। प्रॉफिट स्टॉप लॉस आपने कभी भी स्क्रीन पे नहीं लगाना ना, सिस्टम में लगाना है। अगर सिस्टम पे लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है कि स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है। और ये सारा कुछ निकल जाता है। अब जैसे डॉक्टर फरहान साहब जो है, उन्होंने कहा 10 लाख से 3 मंथ में 3 लाख सर अचीवेबल है। ऐसी कोई बात नहीं नहीं अचीवेबल। ठीक है। इसके लिए आपका प्रॉपर प्लान है। हर डे ट्रेडिंग डे नहीं होगा, हर डे बाइंग डे नहीं होगा, हर डे मार्केट को देखने वाला दिन नहीं होगा। सुबह देखी मार्केट, ठीक है, ये करें, उसके बाद इन्वेस्टिफाई पे कर लें अपनी वॉच लिस्ट, उसे देखते रहें और लिख के लगा दें कि ये इसमें आया लूंगा मैं, इस पे आया। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मारी मेरा 607 से नीचे आता है, तो मैं 70% मारी खरीद लूंगा। अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तो मैं 60 या 70% कर दूंगा, 6-7 लाख का खरीद लूंगा। मैंने PSO को 370 पे अगर लगाया है, सोचा हुआ है, तो जिस दिन 370 पे आएगा मैं खरीद लूंगा। अब एक कुछ ऐसी एप्स हैं, हम अपनी भी वेबसाइट में ये सिस्टम जरूर देंगे कि आप अपनी जगह पे अलार्म लगा देंगे। जब वो उसको टच करेगा तो आपके मोबाइल पे वैसे ही अलार्म बज जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई खरीद। मैं जब भी हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस किसी को देते हैं, तो हम ये बताते हैं कि भाई आपका ये टारगेट है। अब हम आपके टारगेट के पास पहुंच गए हैं, अब हम बिल्कुल स्लो आपके लिए मूव करेंगे। क्या आपका अब ये ना हो कि हम आपकी प्रॉफिट को ही कैनाबलाइज कर दें, खा जाएं, और मतलब हर चीज खत्म हो जाए। तो स्लो करके उन्हें फिर सेल्फ अचीवमेंट मिलती है कि यार मैंने सोचा था कि मैं 90,000, इसे कहते हैं डोपामीन रश। मैं इससे रिलेटेड आपको ये सुना सकता हूँ कि अगर आप सुबह उठते हैं ना, तो अच्छे जो सेल्फ हेल्प के राइटर्स हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना बिस्तर ठीक करें। पूरा ऐसे बेडशीट सी की, ये वो तकिया शकिया साइड पे रखा। इससे क्या मिलता है? कोई फायदा नहीं, स्वाब नहीं। इससे ये मिलता है कि पहला काम ही दिन का आप
सक्सेसफुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आपको डोपामिन रश मिलता है फिर नेक्स्ट काम की तरफ। एक सक्सेस मिलती है ना, जब एक ट्रेड मिलती है कितना अच्छा मूड होता है जब वो ट्रेड आगे 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 जाती है। और जिस दिन आपकी एक ट्रेड बैड हो जाए ना, उस दिन स्क्रीन बंद कर दे, उस दिन दूसरी ट्रेड नहीं लेनी। इंसान गुस्से में और खुशी में, ठीक है, ये समझ नहीं आती उसे मैंने क्या करना है, तो उस दिन आपने दूसरी ट्रेड बदले में नहीं लेनी। अगर कोई मेरा भाई फॉरेक्स वाला या मेरा भाई कोई क्रिप्टो वाला ये बात सुन रहा है और वो लेवरेज पे करता रहा है, वो ये बात बता देगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस दिन हमें लॉस होता था हम तीन चार और ट्रेडिंग उससे में लेते थे, वो लॉस को रिकवर करते हुए और मसला हो जाता था। तो ये मेरे भाई ये है। और सलमान अलील साहब कह रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। भाई अकाउंट मैनेजमेंट आपको भी जरूरत पड़ेगी। इतना एक घंटा मैंने आपसे बात की है, कुछ सीख के खुद ही कर लें, जरूर है हमें पैसे देने हैं, भाई हमें पैसे ना दिया करें। ठीक है, चलें। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा या कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, अली अब्बास साहब ने लॉन्ग टर्म के आपने एक टिप दी थी कि डाउन करो, इससे मिलती जुलती कोई और हुड में। भाई हिंट क्या, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता। अगर आप मुझसे कोई चीज पूछेंगे तो मेरे पास कोई ऐसा नई चीज जो मैं छुपाऊं कि मैंने ये चीज तो मैंने पेड पे बतानी है या प्रीमियम पे बतानी है। उस्मान भाई ये वाली मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा डिस्कॉर्ड को पूरी तरह से फायदा उठाएं। मुझे मैसेज आते हैं तो मैं करता हूँ। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन फॉर मारी जो है वो बेहतरीन है सर, माइनिंग ये वो। आप ये मुझे आप बताएं कि क्या लॉन्ग टर्म करना है। ठीक है, सलमान अली साहब कह रहे हैं ब्रोकेज हाउस। यार ब्रोकेज हाउस में ना एक मसला ये है कि ब्रोकेज हाउस में जब तक वॉल्यूम नहीं ना लगता तो हमें वो पैसे नहीं बचते ब्रोकर्स को। तो फिर क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप मैं आप लोगों को कहता हूँ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अच्छे शेयर्स, सुकून से जाओ। ये फिर मैं आपको क्या करूंगा, PSL ले लो, ठीक है, WTL ले लो, ताकि वॉल्यूम लगे, आपको फायदा हो या ना हो, मुझे तो बचे। सिर्फ ये एक पॉइंट है कि इस पॉइंट को हमने कैसे कैटर करना है। तो शायद हम लोग ब्रोकेज में यंग्स कैपिटल के लिए कमीशन ही फ्री कर दें ताकि हमें ये आदत ही ना पड़े, फॉर अ टाइम बिंग, फॉर अ टाइम बिंग भाई। ठीक है, लेकिन कभी भी हम कोशिश करेंगे, ये इस बात पे सोच रहे हैं और मेरी डेली बेसिस पे ये बातचीत चल रही है कि हम इसको कैसे प्रॉफिटेबल करेंगे। चलें, ख्याल रखिएगा अपना, और जो भी किसी को वो हो कोई क्वेश्चन या जो भी आप लोगों का कमेंट है वो डिस्कॉर्ड पे कर दें, मैं पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच।